नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई गबन कहानी जो अपने बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है उसको पढ़ेंगे। बीए प्रथम वर्ष। ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ। गबन कहानी का प्रकाशन सन 1931 में हुआ। इससे पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखेंगे। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वह जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में जन्म हुआ था। वाराणसी के लम्ही गांव में। तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनके पिताजी का नाम नवाब राय, पिता का नाम था वह नवाब राय इनके पिता का नाम था। और हिंदी में उर्दू सबसे पहले ये उर्दू भाषा में लेखन कार्य करते थे। तो उर्दू में इनका नाम जो है, उर्दू में इनका नाम नवाब राय था। उर्दू में क्या नाम था? इनका नाम नवाब राय था। लेकिन उर्दू में सबसे पहले सन 1908 ईस्वी में उर्दू भाषा में उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित होता है, सोजे वतन। कौन सा? सोजे वतन। इस सोजे वतन ये कहानी संग्रह प्रकाशित होता है। इस सोजे वतन को देश प्रेम की ओतप्रोत भावना होने की वजह से, देश प्रेम की ओतप्रोत की भावना से, देश प्रेम की ओतप्रोत की भावना की वजह से अंग्रेज इसे क्या कर लेते? जब्त कर लेते हैं। अंग्रेज इसे जब्त कर लेते हैं। किसको? सोजे वतन को, जिसका प्रकाशन सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसमें देश प्रेम की भावनाओं से ये ओतप्रोत होने की वजह से अंग्रेज इस सोजे वतन को क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं, जिससे वे अपना नाम बदलकर हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगते हैं। फिर नाम बदलकर हिंदी में वे प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करने लगते हैं। और ये प्रेमचंद नाम है वह कथा साहित्य में अमर हो जाता है। प्रेमचंद नाम है वह कथा साहित्य में अमर हो जाता है। तो उर्दू में इनका नाम क्या था? नवाब राय था। और हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करते थे। हिंदी में प्रेमचंद नाम से
प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। यह नाम इनका कथा साहित्य में अमर हो गया। ये हिंदी जगत के सर्वमौलिक उपन्यासकार थे। इनके द्वारा 11 उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद जी के द्वारा 11 उपन्यास लिखे गए। जिसमें प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रेमाश्रय, निर्मला, कायाकल्प, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, गोदान व मंगलसूत्र ये इनका अधूरा उपन्यास है। आदि उनके द्वारा ही उपन्यास लिखे गए, जिसमें प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान व मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास क्योंकि उस समय जिस 25 जून 1836 ईस्वी में उनके पेट दर्द की लंबी बीमारी की वजह से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। तो उस समय ये मंगलसूत्र है उनका अधूरा उपन्यास रह जाता है। तो मंगलसूत्र जो 1936 ईस्वी में ये उनके द्वारा लिखा गया एक अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ भी लिखी। जो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में, मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुल 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। मुंशी प्रेमचंद ये मूलतः
अध्यापक भी रहे, संपादक भी रहे और लेखक भी रहे हैं। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने माधुरी पत्रिका का संपादन किया। सन 1921 है ना, 1921, सन 1921 में वे माधुरी पत्रिका के संपादक भी रहे। सन 1921 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन और 1931 में इस माधुरी पत्रिका को क्या कर दिया, त्याग दिया। माधुरी पत्रिका को छोड़कर तो 1921 में माधुरी पत्रिका का संपादन किया और उसके पश्चात 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका, 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का संपादन, 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का संपादन किया और 1934 में ये मुंबई के एक फिल्म कंपनी के संपर्क में भी आए, लेकिन उनके साथ तालमेल न बैठने की वजह से वे वापस अपने वाराणसी आ गए और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में सभापति भी रहे। 1936 ईस्वी में वे प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति भी रहे। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति पद पर रहे और 1936 में 25 जून 1936 ईस्वी में पेट की लंबी बीमारी के पश्चात 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। दियावसन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया गबन जो कहानी है, इसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में गबन कहानी का प्रकाशन हुआ था और गबन का जो अर्थ होता है दूसरों का जो धन है उसे क्या करना, हड़पना, अनुचित रूप से दूसरों के धन को अनुचित रूप से हड़पना। गबन का अर्थ होता है दूसरों के धन को अनुचित रूप से हड़पना। गबन का शाब्दिक अर्थ है दूसरों के धन को अनुचित रूप से हड़पना या फिर सरकारी जो धन की क्या करना, चोरी करना। दूसरों के धन को अनुचित रूप से हड़पना या सरकारी धन की चोरी करना। गबन कहानी ये एक मध्यम परिवार के एक युवक, गबन कहानी मध्यम परिवार के एक नौकरी पेशा युवक की एक मर्म स्पर्शी कहानी है जो अपनी पत्नी के झूठे दिखावे को
पूरा करने के लिए वह क्या बन जाता है, चोर बन जाता है। तो गबन कहानी है जो मध्यम परिवार के नौकरी पेशा के युवक की कहानी है। यह कहानी मध्यम वर्गीय एक नौकरी पेशा युवक की मर्म स्पर्शी कहानी है। कैसी है यह कहानी? मध्यम वर्गीय एक नौकरी पेशा युवक की मर्म स्पर्शी कहानी है जो अपनी पत्नी के झूठे दिखावे की जिद में चोर बन जाता है। झूठे दिखावे की जिद में चोर बन जाता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार के एक नौकरी पेशा युवक की कहानी है जो अपने पत्नी के झूठे दिखावे को पूरा करने के लिए वह क्या बन जाता है, चोर बन जाता है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वह महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव, जो अपने गहनों के प्रति पत्नी के लगाव को पति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो गहनों का जो लगाव होता है पत्नी का, तो पत्नी का गहनों के प्रति लगाव, उसका प्रभाव पति पर पड़ता है। गबन की ये एक मध्यम परिवार वर्ग की कहानी है जो एक युवक की मर्म स्पर्शी कहानी जो अपने पत्नी के झूठी दिखावे को पूरा करने के चक्कर में चोर बन जाता है। गबन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सरकारी धन को हड़पना या दूसरों के धन को अनुचित रूप से हड़पना। इस कहानी का जो प्रमुख नायक है वह है रमानाथ। नायक कौन है? रमानाथ। और नायिका जालपा। नायिका कौन है? जालपा। जालपा की बचपन से इच्छा थी, गहनों के प्रति इसका लगाव होता है विशेष, इसीलिए इसकी इच्छा थी कि मेरी शादी हो तो मेरी शादी में वर पक्ष की ओर से चंद्रहार आए, और चंद्रहार आता नहीं है। ठीक है, तो ये मध्यम परिवार की कहानी है। पढ़ते हैं। बरसात के दिन है, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है, रह रह कर रिम झिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पौर है सावन के महीने का, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियां भी झूल रही है और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही है, दो चार झूला रही है। दो चार झूल रही है, दो चार हैं उन्हें झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है और कोई बारहमासा, जिसमें बारहमास का वर्णन हो। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती है। ये फुहारे मानो चिंताओं के हृदय से धो डालती है, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं,
दानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो जाता है। बिसाती यानी फुटकर सामान बेचने वाला बिसाती। तो आम के बगीचे में कोई झूला झूल रही थी, कोई झूला रही थी। उसी समय एक बिसाती जो फुटकर सामान जो बेचने वाला है वहाँ पे आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपनी संदूक खोला। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकते दमकती चीज़ें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरती गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार। और जो बालिका ने इन सभी चीज़ों में एक चीज़ थी जो चमकती दमकती पसंद की थी, वह था फिरोजी रंग का चंद्रहार। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। अब माँ से उसने कहा, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने का है, मालकिन जो चाहे दे दे। उस बिसाती ने कहा, खरीदी तो 20 आने की है, लेकिन मालकिन जो आपकी इच्छा है चाहे वो दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है। उस समय 20 आने बहुत बड़ी राशि है होती थी। तो माँ ने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहूजी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। अब बिसाती ने क्या कहा, माँ जी 4 दिन में तो इस बिटिया को असली हार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता जितना उस बिसाती के पास से जो हार चंद्रहार लिया था उसमें उसे आनंद था। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, उसके पास जो बाल संपत्ति थी शैलियों में, वह सबसे मूल्यवान, वह सबसे प्रिय यह बिल्लूर का हार था। बिल्लूर का हार कह सकते हो, सफ़ेद पारदर्शी पत्थर का हार बिल्लूर। सफ़ेद पारदर्शी पत्थर का हार। लड़की का नाम जालपा था। अब देखिए नायिका है इस कहानी की, तो लड़की का नाम जालपा था और माता का नाम था मानकी। तो वह लड़की कौन थी? जालपा। कहानी के प्रमुख पात्रों में जालपा
और जालपा की जो माता है वह है मानकी। ये प्रमुख पात्र 2 है। मसहाय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। अब दीनदयाल कौन है? इस जालपा के पिताजी है दीनदयाल। पिता कौन? दीनदयाल। प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। वह क्या थे? जमींदार के मुख्तार। मुख्तार का मतलब होता है सलाहकार। तो दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह थानेदार नहीं थे लेकिन थानेदारी करते थे। जमींदार नहीं थे लेकिन वह जमींदारी करते थे। तो मुख्तार कौन है? सलाहकार। तो वे क्या थे? मुख्तार थे, सलाहकार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गाय भैंसे। वेतन कुछ 5 रुपये पाते थे। अब उनका दिन दयाल का वेतन कितना था? 5 रुपये। उस समय की राशि है। उनके पास तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। अब उनके पास तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय की और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है? जालपा उन्हीं की लड़की थी। जालपा किसकी लड़की है? दीनदयाल की। पहले उसके 3 भाई और थे पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता तेरे भाई क्या हुए तो वह बड़ी सरलता से कहती बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे गरीब के हाय। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते हैं। अब पहले किसी गरीब को बहुत पिटवाया था इसीलिए मुख्तार साहब के तीनों लड़के जाते रहे, उसकी हाय मिली तो तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते हैं। फूक फूक कर पाव रखते हैं, दूध के जले थे सांस भी फूक फूक कर पीते हैं। कहावत है दूध का जला सांस भी फूक फूक कर पीता है। कहने का मतलब एक बार उसे हानि हो जाए तो दूसरी बार वह कोई भी कार्य करने से पहले संभाल कर चलता है। तो दूध का जला सांस फूक फूक कर पी रहा था। क्यों? क्योंकि पहले उनके बहुत समय पहले गरीब एक व्यक्ति को बहुत पिटवाया था, जिसकी वजह से उसके बाद दीनदयाल जी के तीनों पुत्र थे वह एक एक के बाद जाने लगे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दूध का जला अब बहुत संभाल कर चल रहे, सांस भी फूक फूक कर पीते हैं। माता और पिता के जीवन में क्या अवलंबन आधार। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनके व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने पर व्यर्थ समझते थे, इसीलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती है। देखो बचपन से ही उसे शौक है। किसको? जालपा को। किसका? आभूषण का। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लूर का हार जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। असली हार की अभिलाषा उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। अभिलाषा, इच्छा। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उनकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। और एक दिन जब दीनदयाल है अपने घर लौटे तो पत्नी मानकी के लिए चंद्रहार ले आए। मानकी की यह साध बहुत दिनों से थी। मानकी की यह इच्छा थी
कि मेरे लिए पतिदेव है जो चंद्रहार लाए, और वह इच्छा है अब उसकी पूरी हो गई। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता, पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए जो माता को लाके दिया है। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो, मुझे भी अपना साने आपके जैसा हार बनवा दो। माँ वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। माँ ने कहा महंगा है, बहुत रुपयों में बनेगा। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। अब माँ ने क्या कहा, तेरे लिए जो चंद्रहार है तेरे ससुराल से आएगा। यही से ही उस जालपा के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मेरे ससुराल से चंद्रहार आएगा। यह हार 600 में बना है। अब यह हार की कीमत कितने में बना हुआ हार? तो जो चंद्रहार है कितने में बना था? 600 रुपये में बना था। किसने बनवाया था? मानकी का हार था, जो पति दीनदयाल ने इस हार को बनवाया था। तब से जालपा के भी इच्छा थी कि मेरे भी ऐसा ही चंद्रहार बनाया जाए, मेरे लिए भी। यह हार 600 में बना है। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे, ओहदेदार नहीं पदाधिकारी, ऐसे कोई बड़े पद पे थोड़ी है। इतने ऐसे कौन बड़े ओहदेदार हैं जो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पिताजी इतने महंगा हार बना देंगे? तो इतने कोई बड़े पद पर नहीं है, ओहदेदार नहीं पदाधिकारी। वर्षों में कई यह हार बनने की नौबत आई थी। वर्षों में कई यह हार बनने की नौबत आई। अब पत्नी को भी काफ़ी समय बाद यह हार मिला है। जीवन में फिर इतने रुपए आएंगे, इसमें इन्हें संदेह था। जीवन में कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें मानकी को संदेह था। जो पुत्री के लिए भी हार बना सके वो संभव नहीं था। जालपा लज्जाकर भाग गई, पर यह सब उसके हृदय में अंकित हो गया कि ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से भी अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ें ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी, यानी कि वो मेरे माता पिता से भी ज़्यादा मेरे से प्यार करेंगे। तभी ये लोग नहीं बनवा सकते, तभी तो मेरे वहाँ से है, मेरे लिए चंद्रहार आएगा। ये जालपा के दिमाग में बात बैठ गई। लेकिन ससुराल से न आए तो अब प्रश्न ये भी उठा कि अगर ससुराल से न आए तो उसके सामने तीन लड़कियों के विवाह हो चुके थे। उसके सामने जालपा की सहेलियों के किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था, कहीं उसके ससुराल से भी न आया। तो उसने सोचा कि अब माताजी अपना हार मुझे दे देगी, अवश्य दे देगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संसित अभिलाषा पूरी होगी। वह दिन भी आया। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष बीत गए और जालपा बड़ी हो गई और उसकी जो इच्छा है, वह अभिलाषा है, वह अब पूरी होगी। वह दिन भी आया। नेक्स्ट कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।